दोस्तों देखो, आज हम भारत का भूगोल सीरीज जो चल रही थी उसका जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है थार का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मरुस्थल किसे कहते हैं। मरुस्थल वो भूमि होती है जहाँ 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वाष्पीकरण अधिक होता है, जिसके कारण वहां पर क्या होता है कि बंजर भूमि के रूप में होता है। तो ये ध्यान रखना। हम सबसे पहले आज हमारे थार के मरुस्थल की बात करते हैं जो भारत में स्थित है। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान का मरुस्थल कहा जाता है। देखो, हम सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में देखते हैं। हमें इस वाले क्षेत्र की ज्यादा आवश्यकता है। देखो, हम बात करते हैं यहाँ इस वाले क्षेत्र में भारत में थार का मरुस्थल स्थित है। ये वाला, इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। इसकी स्थिति भारत में उत्तर पश्चिम में स्थिति है। इसकी ध्यान रखना, भारत में इसकी स्थिति कौन सी है? उत्तर पश्चिम में थार के मरुस्थल की स्थिति। हम बात करें थार का मरुस्थल भारत के 4 राज्यों में स्थित है। यहाँ हम बात करें पंजाब में स्थित है, इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में कच्छ के पास में। यहाँ तक ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। और यहाँ इसको इस तरफ सिंध, पाकिस्तान का सिंध प्रांत हो जाएगा, और इसके अलावा पाकिस्तान का पंजाब प्रांत में भी थार का मरुस्थल फैला हुआ है, जिसे पाकिस्तान में चोलिस्तान का मरुस्थल कहा जाता है। ध्यान रखना ये। अब हम बात करते हैं भारत में राजस्थान में, ये यहाँ अरावली रेंज है। अरावली रेंज के पश्चिम में, अरावली की पश्चिमी दिशा में थार का मरुस्थल है, जिसको राजस्थान में 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन सी रेखा? 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के पश्चिम में इसको किसका शुष्क मरुस्थल कहा जाता है, और 25 सेंटीमीटर के पूर्व में इसको अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। देखो, हम बात करते हैं स्थिति। स्थिति में आपको बता चुका हूं अभी भी कि थार, इसकी स्थिति भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और अरावली की एक पश्चिम में स्थित है। वर्षा यहाँ पर कितनी होती है? लगभग 150 mm, यानी 15 सेंटीमीटर यहाँ से भी कम वर्षा होती है। जैसे हमारे राजस्थान में सम है, तो सम में वहां वर्षा कितनी होती है? 0 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। तो कह सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती, जिसके कारण ये भूमि कैसी पड़ी है? बंजर। यहाँ पर मरुविध वनस्पति पाई जाती है, जिसको जीरोफाइट भी कहा जाता है। तो जीरोफाइट वनस्पति की कुछ विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कांटेदार वन होते हैं, पेड़ों की जो पत्तियां होती है वो छोटी होती है, जड़ें इसकी बहुत, पेड़ों की जड़ें ना बहुत लंबी होती है। ये ज्यादा नहीं, 15 से 20 मीटर लंबे ये वन होते हैं, लगभग 15 से 20 मीटर के बीच में यहाँ पर वन पाए जाते हैं। और कटीली झाड़ियां सबसे ज्यादा पाई जाती है यहाँ पर, वन नहीं। देखो देखो, वनस्पति की बात करें, यहाँ पर मरुभूमि वनस्पति पाई जाती है, जिसको जीरोफाइट कहा जाता है। लंबाई की बात करें तो 644 किलोमीटर ये लंबा है। चौड़ाई इसकी 300 किलोमीटर लंबी है, ध्यान रखना, लगभग 300 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 2,49,254 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजस्थान में भी ये 1,75,000 के लगभग फैला हुआ है, राजस्थान अकेले में। ध्यान रखना, ये विश्व में उष्ण मरुस्थलों में कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। उष्ण यानी गर्म मरुस्थल, मरुस्थल कहीं ठंडे और गर्म होते हैं। इसके अलावा बद्रीले मरुस्थल भी होते हैं। देखो, इसकी बात करें इसकी मीसोजोइक काल में, ध्यान रखना, मीसोजोइक काल में ये क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। ध्यान रखना, जिसमें पानी से रखता गया, तो क्यों कारण हमें बताओ। अब यहाँ पर सारे की सारे खारे पानी की झीलें पाई जाती है, ध्यान रखना, अरावली के पश्चिमी राजस्थान में। इसकी पुष्टि जैसलमेर में आकलवुड, आकल यानी कौन सी काल की बात है? जुरेसिक काल की बात है, में स्थित जीवाश्म पार्क। ध्यान रखना, उस जीवाश्म पार्क में उपलब्ध परमाणु कहा क्या है? आकलवुड पार्क। ध्यान रखना, यहाँ पर आकलवुड पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। ध्यान रखना, जो जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। और जैसलमेर के निकट ही ब्रह्मसर, ध्यान रखना, ये के पास पास समुद्री निक्षेपों से इसका पता चलता है। ध्यान रखना, समुद्री निक्षेपों इसके बारे में पता चलता है, थार के मरुस्थल के बारे में। देखो, यहाँ पर काष्ठ जीवाश्म की आयु, काष्ठ जीवाश्म की आयु अभी भी स्थित है, ध्यान रखना है, जिनकी आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष है। इसी साल जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, तो उसी में पूछा गया था फर्स्ट पेपर में, काष्ठ जीवाश्म जो पढ़ा गया उसकी लगभग आयु कितनी है? तो ध्यान रखना, 18 करोड़ वर्ष उसकी आयु है। देखो, इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना
प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ाया था, तो उस समय कहा था मैंने कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार दक्षिण में आप नीलगिरी की पहाड़ी से लेकर उत्तर में अरावली तक, अरावली के पश्चिम में थार के मरुस्थल पर तक है, क्योंकि उसकी संरचना प्रायद्वीपीय है। ऊपर इस पर क्या है, मिट्टी के ध्यान। वो आकृति किस आकृति की भौतिक अपक्ष। देखो अपक्ष क्या होता है, किसी भी चट्टान का या किसी चीज का अपने स्थान पर भौतिक या रासायनिक कारकों की वजह से या मानवीय कारक की वजह से टूटना अपक्ष कहलाता है। और अपर्दन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है, जैसे बरखान है, जैसे ड्यून्स हो गए, दोहरे। दोहरे क्या होते हैं, जैसे यहाँ हवा चली, हवा चलने की वजह से एक दोहरा दूसरे स्थान पर चले जाता है, तो इनमें क्या होता है, अपर्दन की वजह से निर्मित हो जाती है। ये निक्षेपण की वजह से हो जाता है, पवन द्वारा अपर्दित। जैसे बरखान, बरखान की वजह से मरुस्थल का मार्च फास्ट होता है, मरुस्थल का विस्तार होता है। देखो प्रमुख स्थलाकृतियों की बात, टीले डून्स पाए जाते हैं, छत्रक चट्टाने पाई जाती है, बरखान पाए जाते हैं, पेरापुल्लिक सीप, बहुत सारी स्थलाकृतियां पाई जाती है। डाल के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, ध्यान रखना इसे। एक तो उत्तरी उत्तरी भाग की ढाल सिंध की ओर है, सिंध पाकिस्तान में, ध्यान रखना सिंध की ओर है, जबकि दक्षिणी भाग की जो ढाल है वो कच्छ के रण की ओर है, इसकी ढाल, ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर प्रमुख नदी है लूनी नदी। लूनी नदी विश्व की तीसरी सबसे लंबी मरुस्थलीय नदी है, ध्यान रखना लूनी नदी। इसके अलावा सबसे लंबी तो नाइजर है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर सारी की सारी नदियां मौसमी नदी है, जो अंतःस्थलीय नदी है। अंतःस्थलीय नदी है वो है जो अपना जल किसी समुद्र में गिराने से पहले ही विलुप्त हो जाती है, ध्यान रखना, उन्हें अंतःस्थलीय नदियां कहते हैं। थार का मरुस्थल शीत व उष्ण मरुस्थल है, विश्व में 17वां स्थान रखता है, ध्यान रखना। थार का मरुस्थल विश्व में 17वां स्थान रखता है, उष्ण और शीत में, ध्यान रखना। कहीं बहुत सारे वैज्ञानिक यही मानते हैं, भूगोलवेत्ता यही मानते हैं कि थार के मरुस्थल है ना, जो सहारा का मरुस्थल का ही पूर्वी भाग है, ध्यान रखना, सहारा के मरुस्थल का पूर्वी भाग, ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ कुछ झीलें पाई जाती है, जिनको हम प्लाया झील कहते हैं, प्लाया झीलें। देखो प्लाया झीलें क्या होती है, डून्स होते हैं, टीले, बालू का स्तूप होते हैं। दो बालू का स्तूप के बीच में जल एकत्रित हो जाता है वर्षा का, ये जल एकत्रित हो गया, इस झील को क्या कहा जाता है, प्लाया कहा जाता है, ध्यान रखना। ध्यान रखना इन झीलों को क्या कहा जाता है, प्लाया कहा जाता है। ये जो जहां जल है ये निम्न भूमि है, ध्यान रखना। इनको प्लाया कहा जाता है। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, यहाँ देखो ये यहाँ जल इकट्ठा हो गया, ये बालू का स्तूप है, स्तूप, ये यहाँ हो गया जल इकट्ठा हो गया, ये जल इकट्ठा हो गया, ये झील का निर्माण हो गया। यही जल सूख जाएगा, सूखने के बाद यहाँ पर एक भूमि बन जाएगी। इसी भूमि को फिर हम ना, सूखने के बाद ये भूमि बनेगी ऐसे, इस भूमि को दलदली भूमि कहा जाता है। इस दलदली भूमि को रन कहा जाता है। दलदली भूमि को क्या कहा जाता है, रन। रन के सूखने के बाद यहाँ पर मैदान का निर्माण होता है, इस मैदान को बालसन कहा जाता है। जब इस बालसन में कृषि कर लेते हैं, क्या कृषि, ध्यान रखना, तो उस कृषि को हम खड़ीन कहते हैं। ये भी आप याद रखना इसके साथ साथ। मैंने इसके बारे में आपको बता दिया विस्तार से, एक बार दो बार आप रिवाइज कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।